नमस्कार, देश का नंबर 1 न्यूज चैनल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ जो ऋषिकेश से आ रही है। ऋषिकेश में अंकिता भंडारी केस में उत्तराखंड सरकार एक्शन में आती हुई दिख रही है। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इतना ही नहीं, एसआईटी का गठन भी कर दिया गया है और आरोपी के रिजॉर्ट पर प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया और साथ ही मुख्य आरोपी पुलकित आर्य के पिता और भाई को पार्टी से बाहर कर दिया गया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। आपको बता दें, लगातार उत्तराखंड सरकार अब पूरे मसले को लेकर यहां पर एक्शन लेती हुई दिखाई दे रही है। अंकिता भंडारी केस है जिसपे आप 2 तस्वीरें फिलहाल आप देखिए। रिजॉर्ट में किस तरीके से जो गुस्साए लोग थे उन्होंने आग लगा दी थी और सड़क पर जमकर प्रदर्शन हो रहा है। देवभूमि उत्तराखंड से जब इस तरीके की खबर निकलकर सामने आई तो हर कोई हैरत में था। 5 तस्वीर अब आपके सामने देखिए। रिजॉर्ट में आग लगा दी गई। ये वही रिजॉर्ट है जिसमें आखिरी बार यहां इसी रिजॉर्ट से अंकिता निकली थी। सड़क पर लोगों का प्रदर्शन जारी है। इतना ही नहीं, लोगों में साफ तौर पर गुस्सा दिखाई दे रहा है और इंसाफ की हर कोई अब मांग कर रहा है। अंकिता का शव एक नहर से मिला है। ऋषिकेश एम्स में पोस्टमार्टम उसका लगातार किया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ एम्स ऋषिकेश के बाहर लोगों ने प्रदर्शन किया, अंकिता को इंसाफ की मांग की। इस बीच लोगों में भारी गुस्सा देखने को मिला। जगह जगह लोगों ने सड़क पर धरना दिया। एम्स ऋषिकेश के बाहर गुस्साए लोगों को काबू करने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात दिखी। इधर आरोपी के रिजॉर्ट में तोड़फोड़ और आगजनी कर लोगों ने अपना विरोध भी जताया। गुस्साए लोगों ने रिजॉर्ट को आग के हवाले कर दिया। बता दें कि इस मामले में अब तक पुलिस रिजॉर्ट के मालिक समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है और तीनों आरोपी पुलिस के रिमांड पर है। वहीं अंकिता भंडारी 18 सितंबर से गायब थी, जिनका शव मिलने के बाद लोगों का आक्रोश बढ़ गया। तो ऋषिकेश में अंकिता भंडारी केस में आरोपी के रिजॉर्ट पर जहां प्रशासन ने बुलडोजर चलाया तो वहीं प्रदर्शनकारियों ने आरोपियों के रिजॉर्ट को आग के हवाले कर दिया। और इसी के साथ रिजॉर्ट से न्यूज़ 18 की रिपोर्ट भी आप देखिए। आप देख सकते हैं, मैं आपको वो सामान मैं आपको वो सीधे वो तस्वीरें दिखा सकता हूँ जो आग लगी है। आप देख लीजिए कि किस तरीके के यहाँ पे जो सामान रखा था उसको आग के हवाले झोंक दिया है। भले ही इस आग को बुझाने या यहाँ पे किसी भी प्रकार का भी प्रशासन तो नहीं दिख रहा है, लेकिन आप साफ तौर पे देख सकते हैं अंदर कितनी भयावह आग लगी है। जो लोगों का गुस्सा है वो किस तरीके से फूटा है ये आप साफ तौर पर देख सकते हैं। अपने कैमरामैन सहयोगी राकेश सावत से कहूँगा कि वो इस तरफ से दिखाएं कि किस तरीके से ये आग यहाँ फैली है। आप ये देख सकते हैं कि पूरा जो कमरा है, ये जो अंदर का जो इसमें सामान था, ये लगता है ये स्टोर रूम रहा होगा क्योंकि स्टोर इसमें पूरा सामान भरा है। और यहाँ आग की जो लपटें हैं, आग की जो लपटें हैं, यहाँ पे जो शराब की बोतलें काफी देखने को मिल रही हैं। ये उसमें पूरा आग यहाँ पे आप देख सकते हैं। अंकिता केस में लोगों में रोष है तो सरकार भी एक्शन में है। जी हां, धामी सरकार ने केस की जांच के लिए एसआईटी को दरअसल केस की जांच पूरी तरीके से सौंप दी है और डीआईजी के नेतृत्व में एसआईटी अब इसकी जांच करेगी। आरोपी के रिजॉर्ट पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया और बताया ये गया कि रिजॉर्ट गैर कानूनी तरीके से बना था और 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। हालांकि इसमें मुख्य आरोपी की बात करें तो वो है पुलकित आर्य जो इसमें शामिल था और आरोपी के पिता विनोद आर्य और भाई अंकित आर्य को बीजेपी ने पार्टी से बाहर कर दिया है। और चलिए अब बात कर लेते हैं बाढ़ और बारिश की। जी हां, पहाड़ से मैदान तक हर तरफ बादल की मनमानी से इलाके पानी पानी हो रहे हैं और वहीं मूसलाधार बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। दिल्ली के लाजपत इलाके में ट्रैफिक जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। आपको सबसे पहले उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की तस्वीर दिखा रहे हैं, साथ ही अलीगढ़ प्रयागराज में भारी बारिश की वजह से जलजमाव जैसी स्थिति पैदा हो गई और जिससे लोगों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। वहीं उत्तराखंड के हरिद्वार और रुद्रपुर में भी बारिश से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। और उत्तराखंड के धारचूला में नेशनल हाईवे के पास अचानक पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा गिर गया और जिसकी वजह से हाईवे पूरी तरीके से बंद हो गया। आसपास के लोगों को दिक्कतों का सामना तक करना पड़ा। उत्तराखंड के धारचूला में पहाड़ धड़कने से नेशनल हाईवे पूरी तरीके से बंद हो गया है और जिसकी वजह से देखिए 40 लोग जो है उस हाईवे पर फंस गए।
दिल दहला देने वाली ये तस्वीर उत्तराखंड के धारचूला की है, जहां के तवाघाट लिपुलेख सड़क पर अचानक पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा भरभराकर सड़क पर गिर गया। इसके बाद से ही नेशनल हाईवे पर यातायात पूरी तरह से बंद हो गया। वहीं हाईवे बंद होने की वजह से करीब 40 लोग फंस गए। गनीमत ये रही कि जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त हाईवे पर कोई मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से किसी तरह के जानमाल का नुकसान नहीं हुआ और एक बड़ा हादसा होने से टल गया। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल हो गया। जिसने भी इस वीडियो को देखा उसके होश उड़ गए। 2 दिन पहले केदारनाथ में भी पहाड़ गिरने की घटना सामने आई थी, जिसकी वजह से करीब 400 तीर्थयात्री हाईवे पर फंस गए थे। हालांकि उस हादसे में भी किसी के हताहत होने की खबर नहीं मिली थी। तो अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। आसमानी आफत से कई राज्यों में हाहाकार मचा हुआ है। दिल्ली एनसीआर में कई दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। नोएडा की बात करें तो नोएडा में तो बेकाबू बारिश ने लोगों को घरों में दुबकने पर मजबूर कर दिया। तो साइबर सिटी गुरुग्राम में भारी बारिश के बाद शहर झील में तब्दील हो गए हैं। और दूसरी तरफ मुंबई में भी कुछ इसी तरीके का हाल है। बारिश की वजह से लोगों की मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। साइबर सिटी गुरुग्राम सैलाब सिटी इस वक्त बनी हुई है। जी हाँ, साइबर सिटी आसमानी बूंदों के आगे बेबस नजर आ रही है। और दिल्ली एनसीआर में पिछले 3 दिनों से रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है और बारिश ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। साथ ही लेकिन सबसे ज्यादा अगर खराब हालत की बात करें तो वो गुरुग्राम की ही दिखाई दे रही है, क्योंकि बारिश के बाद वहां से आई तस्वीरों ने लोगों को डरा कर रख दिया है। मूसलाधार बारिश के बाद शहर की तमाम सड़कें जैसे तालाब में तब्दील हो गई। और ये तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं किस तरीके से मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जो आम जनजीवन है वो अस्त व्यस्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। खासतौर पर जो ऑफिस आने जाने वाले लोग हैं उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त बारिश लेकर आई है। तो देखिए, भारी बारिश के बाद की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। गुरुग्राम में लोगों की परेशानियां जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। दिल्ली गुरुग्राम हाईवे सैलाब में बदल गई है और जिसके बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया, जिसकी वजह से लोग परेशान रहे। तो गुरुग्राम में लगातार बारिश की वजह से लोगों का घरों से निकलना मुहाल हो गया है। हर तरफ बात करें तो जलभराव ने लोगों की मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ा दी हैं। और हाल ये है कि लोगों को किसी तरह इस जलभराव के बीच से ही रास्ता निकालना पड़ रहा है। लगातार बारिश, जलभराव और इस जलभराव के बीच से गुजरते लोग। गुरुग्राम के हालात पिछले 3 दिनों से ऐसे ही बने हुए हैं। पूरे दिन रुक रुक कर हो रही बारिश से कई इलाकों में घुटनों तक पानी भर गया, लेकिन इतना पानी भरने के बावजूद लोगों को इसी जगह से आना जाना पड़ रहा है। ऐसे में एक लड़के की मोटरसाइकिल अचानक पानी के बीच फंस गई और इसके बाद एक दूसरा लड़का उसकी मदद के लिए आया और उसे रास्ता पार करवाया। वहीं कई लोग किसी तरह खुद को भीगने से बचाते हुए रास्ता पार करते नजर आए। दूसरी तरफ दिल्ली जयपुर हाईवे पर भी लंबा जाम लग गया। बारिश ने यहां भी गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया, जिसकी वजह से लोगों को घंटों जाम में फंसे रहना पड़ा। तो दिल्ली एनसीआर में जारी लगातार बारिश से कई इलाकों में जलभराव जैसी स्थिति पैदा हो गई, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। तो तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। गुरुग्राम की तस्वीरें। बारिश लगातार जारी है। इस वक्त हम हैं गुड़गांव में, वो शहर जिसे हाईटेक शहर कहा जाता है, जिसे साइबर सिटी कहा जाता है, वो अभी बारिश की सितम के सामने घुटने टेकने को मजबूर है। देखिए जरा वाटर लॉगिंग कितनी है यहाँ पर, जल भराव कितना है यहाँ पर, घुटनों तक पानी है और लोग जो अपने घरों से निकलने को मजबूर हैं वो कहीं न कहीं मुसीबत में फंसे हुए नजर आ रहे हैं। अपनी जान को जोखिम में डालकर लोग सफ़र कर रहे हैं। देखिए ज़रा ये बाइक जो गुजर रही है, आधी बाइक जो बाइक का पहिया है वो आधा पहिया वो पानी में समाया हुआ है। गाड़ियों को कितनी दिक्कतें हो रही हैं आप ज़रा देखिए। तो दिल्ली एनसीआर में आज भी बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। सड़कों पर हुए जलभराव ने लोगों की परेशानियां बहुत ज्यादा बढ़ा दी हैं और कई जगहों पर तो जलभराव की स्थिति भी देखने को मिली है। उसके कारण यातायात पूरी तरीके से थम सा गया है। हाईटेक सिटी गुड़गांव के हालात तो सबसे ज्यादा खराब है। देखिए न्यूज़ 18 इंडिया की ग्राउंड रिपोर्ट।
पहाड़ से पत्थर गिरने की वजह से श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद कर दिया गया है। अब आपको तस्वीरें भी दिखाते हैं जिसमें साफ तौर पर नजर आएगा कि किस तरीके से धीरे धीरे पहाड़ों से पत्थर गिरने जो है शुरू हुए और जिसके बाद हाईवे बंद करना पड़ा, जिसके बाद पुलिस और प्रशासन ने लोगों से हाईवे पर ना जाने की अपील भी की। हालांकि फिलहाल जमीन खोदने वाली मशीन की मदद से रास्ता साफ करने की कोशिशें लगातार जारी है। और अब आपको यूपी की भी तस्वीरें दिखा देते हैं। यूपी के जालौन में 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कई गांवों का शहर से संपर्क भी टूट गया है। हालांकि सिर्फ निचले इलाकों की बात करें तो वहां पर ही नहीं बल्कि शहर में भी जल भराव जैसे हालात जो है वो बेहद खराब हो गए हैं और लोग अपनी जान जोखिम में डालकर रास्ता पार कर रहे हैं। तो अलग अलग तस्वीर आपको अलग अलग जगहों की दिखा रहे हैं। आपने देखा आखिर उत्तराखंड में किस तरीके से बारिश हो रही है, लेकिन देखिए यूपी की बात करें तो जालौन में बारिश से लोगों का बहुत ज्यादा बुरा हाल है और कई इलाके बाढ़ की चपेट में भी आ गए हैं। बावजूद इसके लोग जान जोखिम में डालकर रास्ता पार कर रहे हैं। लगातार बारिश के बाद जालौन के निचले इलाके पूरी तरह से जलमग्न हो गए। हाल ये है कि लोगों की गर्दन तक पानी भर गया है, लेकिन बावजूद इसके मजबूरन लोग अपनी जान जोखिम में डालकर रास्ता पार कर रहे हैं। सिर्फ निचले इलाकों में ही नहीं, तहसील परिसर में भी हाल बेहाल है। वकीलों के चैम्बर तक में पानी घुस गया है, जिसकी वजह से वकीलों और कर्मचारियों को काफी परेशानी हो रही है। शहर की सड़कें पानी से इस कदर लबालब भर चुकी हैं कि कई गांवों का मुख्य सड़कों से संपर्क ही टूट गया और लोग घरों में कैद होने को मजबूर हो गए। खबर आ रही है उत्तरकाशी से, जहां पर 4 धाम यात्रा में उमड़ रहे आस्था के सैलाब के बीच गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। साथ ही अब तक जो जानकारी है कि 10 लाख से ज्यादा यात्री दर्शन फिलहाल कर चुके हैं। भीषण तूफान के बाद ये तस्वीरें सामने आई अलास्का के तटीय इलाकों से। यह युद्ध स्तर पर रेस्क्यू और मेंटेनेंस के काम में नेशनल गार्ड की टीम जुटी रही। नेशनल गार्ड की टीम हेलीकॉप्टर के जरिए दूर के ग्रामीण इलाकों में पहुंची। वहां ये जवान टूटे हुए घरों और रास्तों के मरम्मत के काम में जुट गए। मरम्मत के दौरान हर छोटी से छोटी चीज का ख्याल रखा जा रहा था। पहले फावड़े की मदद से मलबा हटाया गया, उसके बाद मशीन की मदद से चीजें दुरुस्त की गई। तूफान की वजह से इन इलाकों में बड़ा नुकसान हुआ था। कई मकान टूट गए थे तो रास्ते तूफान से उजड़ चुके थे। रास्तों की मरम्मत होने के बाद वहाँ के लोगों ने राहत की सांस ली तो बच्चे भी घर से निकले और खेलते नजर आए। और चलिए बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान से शुरू हुआ हिजाब का विवाद अब यूएन तक पहुंच चुका है और ब्रसेल्स में भी हिजाब के विरोध में प्रदर्शन हुआ है, जिसमें फिलहाल महिलाओं के साथ साथ पुरुष जो हैं वो भी शामिल हुए इस प्रदर्शन के दौरान। ब्रसेल्स में हिजाब विवाद के विरोध में ईरानी महिलाओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान सैकड़ों महिलाएं ईरानी दूतावास के सामने जमा हुईं और विरोध जताया। महिलाओं ने वहां अपने बाल काटे और नारे लगाए। कई नकाबपोश भी इस प्रदर्शन का हिस्सा रहे। वहीं कुछ पुरुष भी इस दौरान अपने बाल काटते हुए नजर आए तो महिलाओं ने हिजाब में आग लगाई। प्रदर्शनकारियों ने इस दौरान जमकर नारेबाजी की। वहीं पुलिस ने एक प्रदर्शनकारी को हिरासत में लिया। बताया गया कि ये दूतावास पर कालिक फेंकने की कोशिश कर रहा था। विरोध प्रदर्शन के दौरान वहां बड़े पैमाने पर पुलिस फोर्स तैनात रही। ईरान में महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया है। साथ ही महिलाओं ने सरकार से साफ तौर पर एक बात कह दी है कि हिजाब नहीं पहनेंगे और बाल नहीं ढकेंगे। तो आपको बताते हैं कि देखिए आखिर क्या कुछ महिलाओं ने सरकार से सीधे तौर पर कहा है। सबसे पहली बात और महत्वपूर्ण बात जो कही है वो ये कहा है कि देखिए कुछ भी हो जाए हम हिजाब नहीं पहनेंगे। और इसी के साथ ये भी उनकी ओर से कह दिया गया है कि ढीले ड्रेस उनकी ओर से नहीं पहने जाएंगे और बाल भी उनकी ओर से नहीं ढकेंगे। साथ ही शिवानी ये भी जरूरी हो जाता है दर्शकों का जानना कि जो 3 बड़ी बातें हैं कि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बाल नहीं ढकेंगे, ढीले ड्रेस जो है वो नहीं पहनेंगे और साथ ही हिजाब हम नहीं पहनेंगे। तो ईरान से हिजाब को लेकर उठी चिंगारी पूरी दुनिया में पहुंच गई है। संयुक्त राष्ट्र ने ईरान को फटकार लगाई है। तो महिलाओं का आक्रोश भी वहां पर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ईरान में
महिलाओं की हिजाब क्रांति सरकार के लिए परेशानी का सबब बन गई है। और अब इस मुद्दे पर पीड़िता का परिवार और सरकार भी आमने सामने है। आपको ये बताते हैं कि देखिए आखिर परिवार और सरकार का कैसे जो है आरोप लग रहा है, क्योंकि शिवानी परिवार क्या कह रहा है? जी, परिवार की ओर से कहना है कि पुलिस हिरासत में उस जो युवती थी उसकी मौत हुई थी, और साथ साथ यहाँ सरकार का क्या कहना है अनुपमा? देखिए सरकार साफ तौर पर अपनी बात रखते हुए नजर आ रही। सरकार कह रही है कि देखिए महसा ने अभद्र कपड़े पहने थे और यही वजह थी कि वो कहीं ना कहीं बदलाव बिगड़ता चला गया। और इसी के साथ परिवार ने एक और दावा यहाँ पर किया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दी है अब तक। ये कहा गया है क्योंकि जब वो हिरासत में थी उसी वक्त उसकी मौत हुई थी। ये परिवार का यहाँ पर दावा है कि पुलिस हिरासत में ही उसकी मौत हुई है, और सरकार ये कहती है कि अचानक हार्ट फेलियर से उसकी मौत हुई है। इतना ही नहीं, देखिए सरकार ने भी जो परिवार की तरफ से आरोप लगाया गया उस पर सरकार ने भी जवाब दिया। सरकार ने साफ तौर पर कहा था कि देखिए फ्रैक्चर नहीं हुआ था। बिल्कुल, और यहाँ पर परिवार का जो कहना है, उन्होंने ये कहा कि हिजाब ना पहनने पर उसको पीटा गया, जबकि प्रशासन का ये दावा है कि महसा ने अभद्र कपड़े पहने हुए थे। इतना ही नहीं, देखिए सरकार कह रही है कि हम जो है लगातार ये कोशिश कर रहे थे कि बचाया जा सके, लेकिन अचानक हार्ट अटैक की वजह से जो है उसकी मौत हुई थी। जी बिल्कुल अनुपमा, और जो बड़ा दावा यहाँ पर परिवार का निकलकर सामने आ रहा है, उन्होंने कहा कि लड़की 3 दिन कोमा में थी, तो पुलिस ये कहती है कि अमानवीय व्यवहार नहीं किया गया। और साथ ही परिवार साफ तौर पर कह रहे हैं कि देखिए हमें तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दी गई। इतना ही नहीं, सरकार कह रही है कि देखिए जो फ्रैक्चर था वो कहीं भी नहीं पाया गया था, और ऐसा नहीं है, हम जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट देने के लिए तैयार हैं। और पिता का क्या कहना है ये भी हम आपको बता दें। पिता का यहाँ पर कहना है कि बेटी की तबीयत ठीक थी। सरकार का ये कहना है कि महसा का 8 साल की उम्र में ब्रेन सर्जरी हुई थी। तो देखिए सरकार वर्सेस परिवार फिलहाल वहां पर हो रहा है, लेकिन ईरान की महिलाओं का कहना है कि उनके देश में मोरालिटी पुलिस जो है वो बहुत ज्यादा हैवी है। और 1979 की अगर बात करें तो उस वक्त जो क्रांति आई थी उसके बाद से ही ईरान में मोरालिटी पुलिस की तैनाती हुई है। महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के हिजाब से लेकर कपड़े तक की निगरानी जो है अब वो करती है, और पुरुषों और महिलाओं के आपस में घुलने मिलने को लेकर भी सतर्क रहती है। साथ ही इस पुलिस का काम ईरान में सार्वजनिक तौर पर इस्लामी आचार संहिता को लागू करना है। और ईरान की मोरालिटी पुलिस को गश्त-ए-इरशाद कहते हैं, और इसका गठन साल 2006 में हुआ था। तो रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध से बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, वहाँ रूस की वायुसेना ने यूक्रेन की टैंकों पर जोरदार हमला किया है, जिसमें यूक्रेन को भारी नुकसान भी पहुंचने का दावा है। तो रूस ने यूक्रेन पर बड़ा हमला किया है, ये दावा किया जा रहा है, लेकिन देखिए ये युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। लगातार रूस की तरफ से भी हमले किए जा रहे, पलटवार यूक्रेन भी कर रहा है, लेकिन यूक्रेन से जंग जीतने के लिए रूस हर तरह से हथकंडे अपने अपना रहा है। और करीब 7 से जारी जंग में रूस को अभी तक उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिल पाई है, और लिहाजा रूस हमले का कोई मौका नहीं छोड़ रहा। रूस और यूक्रेन में जारी जंग के बीच ये तस्वीरें भी सामने आई। एक विशेष सैन्य अभियान के तहत रूस की वायुसेना ने यूक्रेन को निशाना बनाया। रूसी एयरफोर्स के जवानों ने यूक्रेन के टैंकों पर हवाई हमले किए। यूक्रेन के टैंकों पर बम बरसाए गए। इस हमले में यूक्रेन को बड़े नुकसान का दावा किया गया। आसमान से बरसते बम के गोलों की वजह से यूक्रेन के टैंक इधर उधर भागते दिखाई दिए, लेकिन रूसी एयरफोर्स के जवानों ने एक एक टैंक को चुन चुन कर निशाना बनाया। रूस की तरफ से हुए इस हमले में यूक्रेन के 120 सैनिकों के मारे जाने का दावा किया गया। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि इस हमले के बाद आर्म्ड फोर्सेज ऑफ यूक्रेन के उपकरणों पर भी रूस के सैनिकों ने कब्जा कर लिया। तो रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। यूक्रेन की सेना ने रूस के ड्रोन को मार गिराया है। जी हाँ, दावा तो ये भी किया जा रहा है कि ये जो ड्रोन है वो रूस को ईरान की तरफ से दिया गया था। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग अभी थमने का नाम नहीं ले रही है। कभी रूस अटैक कर रहा है तो दूसरी तरफ यूक्रेन का भी पलटवार जारी, और इसी बीच यूक्रेन ने रूस के ड्रोन को मार गिराया। यूक्रेन के आसमान में उड़ रहा रूस का ड्रोन देखते ही देखते आग के गोले में बदल गया। रूस का ये ड्रोन अपने मिशन पर जा रहा था, तभी उस पर हवाई हमला हुआ और ड्रोन आसमान से नीचे गिर गया। दावा किया गया ये ड्रोन रूस को ईरान से मिला था, जिसे यूक्रेन की वायुसेना ने निशाना बनाया। वहीं रूस को हथियार देने के मामले में यूक्रेन ने ईरान पर बड़ी कार्रवाई की। फिलहाल यूक्रेन ने कीव में ईरान के राजदूत की मान्यता को रद्द कर दिया है।
और आगे बढ़ते एक और बड़ी खबर आपको यूक्रेन से बताते हैं। यहाँ पर रूस के हमले में डोनेट्स्क का एक गांव पूरी तरीके से तबाह हो गया और गांव में हर जगह तबाही के निशान भी देखने को मिले हैं। तस्वीरों के जरिए भी आप समझ सकते हैं रूस के कब्जे से यूक्रेन के कई इलाके इस वक्त आजाद हो चुके हैं और डोनेट्स्क के कुछ गांव भी रूस सेना के कब्जे से आजाद हुए हैं। हालांकि दावा तो ये किया गया कि यूक्रेन ने करीब 9000 वर्ग किलोमीटर का इलाका रूस के कब्जे से छुड़ा लिया है। टूटे हुए मकान, गोलियों से छलनी चर्च की दीवार, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही के निशान। बम और मिसाइल के हमलों से खंडर बना ये मकान, जली हुई गाड़ियां और राख हुआ ये लकड़ी का मकान। ये तस्वीरें सामने आई यूक्रेन के डोनेट्स्क से। 12 सितंबर को इस गांव को यूक्रेन के सैनिकों ने रूस के चंगुल से आजाद कराया था। इस गांव में रूसी सैनिकों ने कितनी तबाही मचाई, ये तस्वीरें उसी दर्द को बयां कर रही हैं। डोनेट्स्क का ये छोटा सा गांव अपने चर्च के लिए जाना जाता था, लेकिन बम और मिसाइलों का हमला झेलने के बाद इसकी तस्वीर एक भूतिया गांव के रूप में सामने आई। रूस के हमले से डरे सहमे इस गांव की गलियां सूनी दिखाई दी। कुछ सैनिकों को छोड़कर यहां कोई भी नजर नहीं आया। और यूक्रेन में रूस के समर्थन में जनमत संग्रह के लिए कई तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। जनमत संग्रह के लिए यहाँ रूसी संगीत, रूस के झंडे और नुक्कड़ नाटक की मदद ली जा रही है। और क्राइमिया में कुछ लोगों ने जनमत संग्रह का स्वागत भी किया है। इतना ही नहीं, यूक्रेन में रूस के समर्थन में जनमत संग्रह के लिए कई तरह के अलग अलग तरीके से हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। और जनमत संग्रह के लिए यहाँ पर रूसी संगीत, रूस के झंडों और नुक्कड़ नाटक का सहारा लिया जा रहा है। यूक्रेन के क्राइमिया में रूस के समर्थन में जनमत संग्रह कराने के लिए रूसी समर्थक जमा हुए। इस दौरान रूसी संगीत की मदद से लोगों के बीच रूस के समर्थन में आम राय बनाने की कोशिश की गई। सेवस्तोपोल शहर में जमा हुए लोगों के हाथों में रूस के झंडे थे। इस दौरान रूसी सैनिकों ने देशभक्ति नाटक का प्रदर्शन किया। क्राइमिया में इससे पहले 2014 में भी जनमत संग्रह हुआ था। और रूस से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर राष्ट्रपति पुतिन के आदेश के बाद लोग लगातार रूस छोड़ रहे हैं। रूस से जॉर्जिया जाने के लिए लोगों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। राष्ट्रपति पुतिन के मोबिलाइजेशन के आदेश के बाद लोग बड़ी तादाद में रूस छोड़ रहे हैं। हालांकि जर्मनी की बात करें तो जर्मनी ने पलायन कर रहे लोगों को शरण देने की फिलहाल पेशकश जो है वो शुरू कर दी है। जब से राष्ट्रपति पुतिन ने मोबिलाइजेशन का आदेश दिया है, तभी से लोगों के रूस छोड़ने का सिलसिला लगातार जारी है। रूस से लोग बड़ी तादाद में जॉर्जिया की ओर रुख कर रहे हैं। बड़ी तादाद में लोगों के पलायन करने की वजह से ही रूस और जॉर्जिया के बॉर्डर पर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया है। तीसरे दिन वहां करीब 14 किलोमीटर तक गाड़ियों की लंबी कतार देखने को मिली। बड़ी तादाद में लोग गाड़ियों से जॉर्जिया बॉर्डर पहुंचे, जिसकी वजह से वहां लंबा जाम लगा दिखाई दिया। तो वहीं दूसरी तरफ जर्मनी ने रूस से पलायन कर रहे लोगों को अपने यहाँ शरण देने का भी प्रस्ताव भेजा है। यूक्रेन में रूस के कब्जे वाले इलाके में हो रहे जनमत संग्रह का विरोध लगातार किया जा रहा है और ज़ेलेंस्की समेत नेटो देश विरोध करते हुए दिख भी रहे हैं। तो वहीं खबर है कि कुछ जगहों पर जनमत संग्रह को समर्थन मिल रहा है। खासकर क्राइमिया की बात करें तो वहां पर लोग डांस करते हुए नजर आए और रूस के झंडे लहराते हुए नजर आए। तो लुहांस्क में रूस के समर्थन में होर्डिंग लगाए गए। हालांकि देखिए, जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं इनमें देखिए कैसे रूस के जनमत संग्रह कराने के फैसले का अब लोग समर्थन कर रहे हैं। वहीं क्राइमिया में लोग डांस करते हुए नजर आए। तो वहीं लुहांस्क की बात करें तो वहां पर होर्डिंग्स लगाई गई, जिस पर लिखा है कि हमेशा के लिए हम रूस के साथ हैं। और लुहांस्क में और भी होर्डिंग लगी हुई है, जिस पर लिखा हुआ है रूस हमारी पसंद है। वहीं रूस में बहुत सारे युवा देश से पलायन भी कर रहे हैं, क्योंकि जॉर्जिया के लिए कई किलोमीटर लंबी लाइन जो है वहां पर देखी गई और बहुत सारे लोग पैदल ही रूस की सीमा पार करने के लिए वहां पर पहुंचे हुए। हालांकि ये भीड़ पुतिन के 3 लाख रिजर्व सैनिक तैनात करने की घोषणा के बाद ही देखी गई है। तो शुक्रवार को रूस के कब्जे में आई यूक्रेन के इलाकों पर रूस ने जनमत संग्रह शुरू किया और जनमत संग्रह पर 27 सितंबर तक मतदान होना है। लेकिन इससे पहले इसका विरोध लगातार शुरू हो चुका है और न सिर्फ यूक्रेन में बल्कि अमेरिका और ब्रिटेन ने भी इसका कड़ा विरोध किया।
यूक्रेन रूस से युद्ध की आग में जल रहा है। चारों तरफ तबाही का मंजर है, लेकिन यूक्रेन ने रूस के आगे घुटने नहीं टेके। जिस युद्ध के दम पर पुतिन ये मान बैठे थे कि वो यूक्रेन पर जल्दी ही कब्जा कर लेंगे, वो सपना भी पुतिन से कोसों दूर हो गया। यूक्रेन के वो इलाके जिन पर रूस की सेना ने कब्जा किया, वहां भी उसे करारी चुनौती मिल रही है। यूक्रेन की सेना ने कई जगह उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। युद्ध लंबा खिंचा तो रूस ने यूक्रेन के कब्जे वाले इलाके में जनमत संग्रह शुरू किया। शुक्रवार को शुरू हुए जनमत संग्रह पर 27 सितंबर तक मतदान होगा, लेकिन इसी बीच यूक्रेन में इसका विरोध शुरू हो गया। दक्षिण और पूर्वी यूक्रेन में पुतिन की जनमत संग्रह का भारी विरोध हुआ। लोगों ने इसके खिलाफ प्रदर्शन किया। खुद राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने इसके खिलाफ आवाज बुलंद की। इधर ज़ेलेंस्की ने रूस के जनमत संग्रह का विरोध किया। उधर G7 देश भी रूस के जनमत संग्रह के विरोध में आ गए। G7 की तरफ से बयान जारी कर कहा गया कि वो रूस के दिखावटी जनमत संग्रह को मान्यता नहीं देंगे। रूस के जनमत संग्रह के आदेश के बाद अमेरिका रूस पर और बड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रहा है। We are prepared to impose additional swift and severe economic costs on Russia along with our allies and partners in response to these actions. हालांकि रूस के यूक्रेन वाले इलाकों में जनमत संग्रह पर अड़ा हुआ है, लेकिन क्रेमलिन की योजना के अनुरूप कराए जा रहे इस जनमत संग्रह का यूक्रेन और पश्चिमी देशों ने निंदा की। कहा यह एक्शन बिना किसी कानूनी बल के तहत किया जा रहा है। तो रूस ने 24 फरवरी को यूक्रेन के खिलाफ जंग का ऐलान किया था, लेकिन पुतिन ने इस विशेष सैन्य अभियान में ये कहा है कि 7 महीने बाद पुतिन ने यूक्रेन के लुहांस्क, डोनेत्स्क, जापोरिजिया और खेर्सोन को अपना हिस्सा बताने के लिए जनमत संग्रह का ऐलान किया। हालांकि ये वोटिंग 27 सितंबर तक चलेगी और यहाँ रूसी नागरिकों की संख्या ज्यादा बताई जाती है। ये यूक्रेन का 15% हिस्सा पूरा कवर करता है। और पुतिन ने यूक्रेन के इन 4 इलाकों में 3 लाख रिजर्व सैनिक तैनात भी कर दिए हैं। जबकि ज़ेलेंस्की की बात करें तो ज़ेलेंस्की ने रूस के कब्जे से 6000 वर्ग किलोमीटर जमीन आजाद कराने का दावा किया है। और यूक्रेन ने पूर्वी हिस्से में जवाबी हमले तेज कर दिए हैं और इस बीच अमेरिका ने यूक्रेन को ताजा आर्थिक मदद को मंजूरी दी है। तो वही पुतिन ने 24 के चक्कर में यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले किए, लेकिन यूक्रेन के पलटवार के बाद पुतिन की मंशा पूरी नहीं हुई। इतना ही नहीं, 24 के फेर में पुतिन अभी तक फंसे हुए नजर आ रहे हैं और फिर से आशंका व्यक्त की जा रही है कि रूस फिर से बड़ा हमला करेगा। और इन सब के बीच में बड़ी खबर यह भी है कि यूक्रेन ने रूस के कब्जे से 9000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र आजाद करा लिया। रूस यूक्रेन के बीच चल रही जंग के बीच अपने कब्जे वाले इलाकों में पुतिन ने क्राइमिया वाली चाल चली है, तो ज़ेलेंस्की भी दमदारी से डटे हैं। रूस के कब्जे से अपने इलाकों को आजाद कराने का अभियान छिड़े हुए हैं। कई बार तो हालात ऐसे बने कि पुतिन के लड़ाके पस्त होते दिखे, पुतिन की सेना के पांव उखड़ते दिखे। यानी हर मोर्चे पर यूक्रेन डटा रहा, अड़ा रहा और लड़ता रहा। ज़ेलेंस्की की सेना किसी भी कीमत पर घुटने टेकने को तैयार नहीं है। उसी का नतीजा रहा कि रूस के कब्जे से उसके कई इलाके आजाद होते गए। एक बार फिर से ज़ेलेंस्की ने यही दावा किया है। सितंबर महीने में 9000 वर्ग किलोमीटर इलाके को आजाद कराया गया, जबकि 400 बस्तियों को पहले ही रूस के कब्जे से मुक्त कराया जा चुका है। यानी कि इलाकों में रहने वाले हजारों लोग रूस की कैद से आजाद हो चुके हैं। Від початку активних дій на сході нашої держави у вересні вже звільнено близько 9000 квадратних кілометрів територій, близько 400 населених пунктів. Цей відчутний результат досягнутий завдяки тому, що наші люди на тимчасово окупованій території нам допомагають. यूक्रेन के हालात ऐसे बन चुके हैं कि पुतिन की सेना को झटके पर झटके मिल रहे हैं। यूक्रेन की सेना अपने मिशन फ्रीडम को पूरी ताकत से अंजाम दे रही है। यानी ज़ेलेंस्की ने युद्ध में बाजी पलट दी है। पिछले कुछ दिनों में खार्किव को पुतिन की सेना से आजाद कराया गया। बालिस्लिया पर भी यूक्रेन ने दोबारा अपना आधिपत्य कर लिया। डोनेत्स्क के कुछ गांवों को भी आजाद करा लिया। ये वो इलाके हैं जो रूस के सबसे क्रूर हमलों के गवाह रहे हैं, लेकिन अब यूक्रेन की सेना ने यहां से पुतिन की सेना के पांव पूरी तरह उखाड़ दिए। ऐसी ही बर्बादी की एक तस्वीर डोनेत्स्क के गांव से सामने आई। इस गांव को अभी कुछ दिनों पहले ही यूक्रेन के सैनिकों ने इसे रूसी सेना से मुक्त कराया। यह हालात बद से बदतर नजर आए।
रूस ने इस इलाके पर कब्जे के साथ साथ कहर भी बरपाया। बर्बादी के इतने निशान छोड़े हैं कि इनको आबाद होने में काफी वक्त लग जाएगा। जितने भी इलाकों को रूस के कब्जे से आजाद कराया गया, वहां पर भीषण संग्राम के निशान चप्पे चप्पे में बिखरे दिखे। रूस की सेना के टैंक कबाड़ बने हुए हैं। न तो उनमें पहली वाली ताकत है, न ही गोले दागने की शक्ति, लेकिन रूस ने जो बर्बादी के जख्म दिए हैं उसे भरने में काफी वक्त लग जाएगा।